कल हम लोग ने एफ ब्लॉक स्टार्ट किया था जस्ट राइट। तो एफ ब्लॉक क्या है, क्या पढ़ा था एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाते हैं, नहीं थर्ड लास्ट शेल के। तो थर्ड लास्ट शेल के लिए यहाँ पे एक वर्ड था, वो वर्ड क्या था, प्री पेनल्टीमेट शेल। प्री पेनल्टीमेट शेल का मतलब क्या होता है, थर्ड लास्ट शेल। यानी इसकी शेल भी एस पे ही जाती है, पर इसकी एफ शेल भी इन्वॉल्व होती है। हर एक शेल की कैपेसिटी भी देखी थी, जैसे एस शेल की 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, सी शेल की 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, इसी तरह से डी की 10 इलेक्ट्रॉन की और एफ की 40, जो कि एफ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसी वजह से इसका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम एफ ब्लॉक रखा गया। और इसका फॉर्मूला क्या बनाया गया, n-2 एफ ऑर्बिटल। अफबाउ प्रिंसिपल में हम लोग ने क्या देखा था कि अफबाउ प्रिंसिपल एक कंडीशन देखी थी कि ये जो एफ और डी होते हैं ना, वो एक नंबर पीछे ही रहते हैं। जैसे अगर तुम 4s सीरीज पे पहुंच जाओगे तो 3D लोअर ही नंबर होगा, मतलब 4 पे पहुंचोगे तो 3D की थर्ड सीरीज स्टार्ट होती है, यही देखा था ना। और अगर तुम 6 पे पहुंच जाओगे ना और एफ की सीरीज देखोगे तो एफ की सीरीज 2 नंबर और पीछे होती है, बराबर अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक। सबसे पास एक्यूरेट सीरीज सिर्फ एस और पी की चलती है, डी और एफ की हमेशा पीछे चलती है। डी एक कदम पीछे होता है और एफ 2 कदम पीछे चलता है हमेशा। तो फॉर्मूले में हम लोग क्या लगाएंगे कि प्री पेनल्टीमेट में जो एफ है वो कौन सी सीरीज का है, n-2 एफ का है। मतलब जो भी पीरियड का नंबर होगा ना, अगर 6 है तो उसको 2 से माइनस करो तो जो भी आएगा वो एफ की सीरीज रहेगी उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आई होप समझ में आया होगा तो। इनको अल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं, इनर का मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन, इनर का मतलब एक्चुअली ये पीरियोडिक टेबल जो बना था ना डब्बा, वो उस पीरियोडिक टेबल के इनर से ही है, उसके अंदर से ही है। मुझे स्टार्ट हुए 6 और 7 पीरियड से। तो 6 पीरियड फर्स्ट पीरियड है जिसका फर्स्ट इनर ट्रांजिशन से पहला एफ ब्लॉक का सीरीज बनी। उस सीरीज को क्या नाम दिया गया, लेंथेनॉइड। इसको लेंथेनॉइड सीरीज भी बोलते हैं या लेंथेनॉन्स भी बोलते हैं, तीनों का मतलब एक ही होता। थर्ड हम लोग ने पढ़ा कि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं ताकि जितने भी एलिमेंट्स हो उनको सब में हम लोग कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पुट करेंगे। और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, n-2, और जो f है उसके इलेक्ट्रॉन 1 0 से शुरू होंगे और टिल 40 तक जाते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट n-1 डी, वो शुरू होगा 0 से और 1 तक जाएगा, और जो ns2 है वो फिक्स होगा। ठीक है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसी की मदद से हम लोग इस सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड क्या है, इसका पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है वो ग्रुप 3 में और पीरियड 6 में। ये इसके अंदर एफ ब्लॉक में 2 एफ सीरीज होती है। पहली सीरीज को लेंथेनाइट सीरीज जो 4f की होती है, और दूसरी सीरीज को एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं जो 5f से स्टार्ट होती है। देखो नाम लिखे मैं यहाँ पे। तो यहाँ तक समझ में आया, कोई को कोई डाउट है इधर तक, आदिल आगे बढ़े। नहीं सर। हाँ सर। अब यहाँ पर एक चीज तुमको ध्यान देना है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो उससे पहले तुमको एक नोबल ग्रुप एलिमेंट ऐड करना है, जिनो। आप पूछोगे सर ये ऐड तुमने क्यों किया, तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर अफबाउ प्रिंसिपल के बेस पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे ना तो बहुत बड़ा बनेगा, करेक्ट। उसको कंडेंस करने के लिए हम लोग सिर्फ ये जिनॉन को लगा रहे हैं। जिनॉन क्या करेगा, वो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, और जो जरूरी है ना, जो हमें देखना है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जरूरी जो सीरीज के सब शेल है, ताकि सिर्फ उसको ही देख पाए। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंख बंद करके सर जिनॉन लगा देना है। जिनॉन कॉमन होगा पूरी सीरीज के अंदर। सेकंड चीज क्या कॉमन होगी, 6s2। सब में कोई भी एलिमेंट, इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 15 एलिमेंट होंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, लेंथेनम से, और खत्म कहाँ पे होंगे, ल्यूटेटियम पे खत्म होंगे। टोटल 15 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, 57, और टिल एंड तक कितना एटॉमिक नंबर हो जाएंगे, अगर 15 के हिसाब से लेके तो 71 हो जाएंगे। ठीक है, हम 1 बाय 1 देखते भी है। पहले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, हर एक एलिमेंट का नाम भी देख लेते हैं। तो पहले एलिमेंट को बोल, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देते पहले। अभी इस पूरे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन क्या है, जीनॉन सब पे लग रहा है। टिल एंड तक आपको जीनॉन लगाना है, यहाँ पर भी तुम लोग जीनॉन लिखो पूरे ब्रैकेट। दूसरा कॉमन क्या है, 6s2। ये जो एस वाली सीरीज है इसको भी सेम टू सेम कॉपी करोगे, 6s2 6s2। बाकी जगह पे भी इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, मैंने बोला म्यूचुअल अंडरस्टैंड बच्चे समझ जाएंगे कि हर एक सीरीज में
6s2 कॉमन जा रहा है। और क्या कॉमन जा रहा है तो तुम लोग देख सकते हो 5d1 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 5d1। ये तो एक्सपेक्टेड है, हम लोग ऑब्जर्व पे डायरेक्ट जब मारते हैं ताकि कंफ्यूजन ना। ठीक है, एक्सपेक्टेड का मतलब ये थियोरेटिकल है, इसके हिसाब से 5d1 भी टेल एंड तक कैसे कॉमन जा रहा है ना। और अगर 4f की बात करें तो 4f में बदलाव हो रहा है, पहले 4f 0 है, फिर वो बन गया 4f1 4f2 4f3 4f4, यानी ये नॉर्मल नंबर की तरह बढ़ते जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 टिल 14 तक, है ना। पर साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी मिलती है, जो पहला है वो सही है, पर सेकंड थर्ड फोर्थ से बदलाव आ रहा है। जो डी सीरीज है ना, उस पर तुम लोग को डायरेक्ट क्या लिखने का है, देखो ये सीरीज तो सही थी, ये भी सही थी, पर डी में हमेशा 0 ही लिखना है तुम्हें, पहले को छोड़कर टिल एंड तक क्या लिखोगे तुम लोग डी पे, यहाँ तक तुम लोग को डी पे क्या लिखना है 0, सिर्फ लास्ट पे तुमको 1 लिखना है। और 6s2 तो एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ डी में बदलाव है, डी में क्या लिखने का है 0। और डी के जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली कहाँ पे ले लेने का है, जहाँ पे 1 आता था आप वहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जहाँ पे 2 आना चाहिए था वहाँ पे क्या आ रहा है 3, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना इसने, एफ ने छीन लिया। समझ में आया, तो क्या बदलाव है, तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको याद रखनी है, ऑब्जर्व सर इलेक्ट्रॉनिक ये कॉन्फ़िगरेशन। सर वो क्यों किया है सर, हाफ फिल होने ऐसे के लिए? क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन खींचा ना उसने डी से। हाँ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ तो अट्रैक्ट कर लिया, इसी वजह से जो डी है वो एम्प्टी हो गया, उसके पास एक भी सर इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं क्यों है। किया था उसने? ये अपना प्रैक्टिकल पर्पस आपने बताया था कि ये जो बिहेवियर है ना होना चाहिए था इस तरह से, पर क्या हो रहा था कि ये अपने आप को फील्ड करने के लिए एफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ताकि अपने आप को फील्ड कर सके। अपने आप को उसको कितना बनाना है, एटलीस्ट हाफ फील्ड तो करना ही है, होगा। तो उस हाफ फील्ड के चक्कर में वो जल्दी से घसीटना शुरू कर देता है। इसका अट्रैक्टिव पावर ज्यादा बेटर है डी से। पहले हम अच्छा। लोग ने देखा था कि डी घसीट रहा था डी ब्लॉक में, हाँ इधर एफ आ गया ना तो एफ सीरीज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एफ सीरीज उसके भी इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, और ये इसलिए खींच रही है क्योंकि एफ सीरीज टेकिंग पार्ट करती है रिएक्शन में। और जब शेल बनाएंगे तो शेल तो में सर पहले सारे एफ ब्लॉक आएगी, एलिमेंट का डी 0 होगा ना? सारे का नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर पहले में कोई बदलाव नहीं है और लास्ट में भी और कोई बदलाव, लास्ट में? सिर्फ हाँ, पहले और लास्ट को छोड़ बाकी सारे बीच में सबका के डी 0 होगा। बिटवीन में सब में डी की वैल्यू 0 लेना है और एस और 2 6s रहेगा। तो कांस्टेंट होगा। हाँ हाँ ओके ओके। सर। अब इसमें मैंने बताया था हर एक एलिमेंट का नाम याद रखने, लेंथेनम स्टेरियम, पी आर मतलब प्रेसियोडियम डाइमियम, एनडी बोले तो नियोडाइमियम, पीएम बोले तो प्रोमेथियम, एसएम बोले तो समेरियम, ईयू बोले तो यूरोपियम, फिर गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोजियम, होलियम, और ये क्या है ईयर क्या है आरबीएम, और टीएम क्या है थोलियम, वाईबी क्या है यटरबियम, और एलयू है ल्यूटेटियम। बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, है ना। उसकी ट्रिक भी बता रहा है, सेलिना एंड प्रीति ने डंडे से पिमी एंड सिमी को मारा, ये यहाँ तक की ट्रिक है ना। अब यूरोपियम से लेके अगर तुमको आगे की ट्रिक देखना है तो ये डी वाई तक जाएगी, डायप्रोजियम तक क्या है, यूरोप गया टीबी डायरिया हो गया, ये ट्रिक यहाँ तक काम करेगी। अब आगे की ट्रिक क्या है, ई आर से लेके ल्यूटेटियम तक की, अरे देखो टमाटो येलो ब्लू, है ना, अरे देखो टमाटो येलो ब्लू, ठीक है। ये 3 ट्रिक्स इसके अंदर जोड़ी हुई है। सेलिना ने प्रीति ने डंडे से मारा, दूसरी ट्रिक है यूरोप गया डायरिया हो गया, और नेक्स्ट है अरे टमाटो येलो ब्लू, है ना। ये याद रहेगा तो तुम चुटकियों में एलिमेंट को याद कर लोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने क्या बताया था, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट वो बताता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो +3 की कैपेसिटी है ना। सबकी +3 कॉमन है, क्या अनकॉमन है, कुछ +2 दे रहे तो वो भी इवन नंबर की तरह चल रहा है, अगर +4 लिखोगे तो उसके बाद +2 लिखो, है ना, फिर उसके बाद +4 लिखो, फिर +2 लिखो, है ना। कैसे चल रहा है, अल्टरनेटिव चल रहा है, तो इस तरह से उसको याद कर लेना। अब आते हैं हम लोग आगे, ये वाला पार्ट तो हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? कुलसुम, साइमा, फरहान, आदिल, आगे बढ़े, नहीं सर। क्लियर है ना ये, ठीक है। हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइट मतलब यही सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। कॉन्ट्रैक्शन क्या रहेगा, मेरे आदिल तुम्हारा नाम घूम रहा है, हाँ। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मतलब कंप्रेस होना, अट्रैक्शन। यहाँ पे एक्चुअली बोल रहा है कि जो लेंथेनाइट वाले एलिमेंट्स होते हैं ना,
उनका इनके न्यूक्लियर से बहुत मजबूत अट्रैक्शन होता है। अब तुम ही बताओ, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का अपने ही न्यूक्लियर से मजबूत अट्रैक्शन होगा तो उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या घटेगा जब उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? बोलो, बढ़ेगा या घटेगा? हाँ फर्क, जारी बात है घटेगा ना, अट्रैक्शन मजबूत है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ ये तो वही हो गया कि एक क्लास में टीचर टीचिंग दे रहा है और उसमें पहले बेंच में बच्चे कम है और एकदम लास्ट के थर्ड लास्ट बेंच में बहुत सारे बच्चे बैठे, तो जारी बात है टीचर का पूरा ध्यान वो थर्ड लास्ट बेंच पे ही रहेगा, क्योंकि उधर पे बच्चे यस ज्यादा है तो सर। उसका पूरा अट्रैक्शन वही रहेगा, बाकी सीरीज को ध्यान भी नहीं रहेगा। अब उसके पीछे कम बच्चे बैठे, उसको क्या करना है? उसको तो यहीं पे देखना है जहाँ पे 14 बच्चे बैठे हुए। समझ में आया? तो ऐसे में क्या होगा, पूरा अपना जो शेल है वो कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस, मान लो ये टीचर न्यूक्लियस है और वो थर्ड लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स है, तो सारी बात है क्या हो रहा है, अट्रैक्शन मजबूत हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, पूरा जो शेल है वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। चलो देखते हैं इसका डेफिनेशन लिखा है, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया ऑफ लैंथेनाइट विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बताता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है साइंटिस्ट, ये बोल रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है ना, एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ेगा, जब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेंगे। तो साइंटिस्ट को प्रॉब्लम आ गया कि इसके जब एटॉमिक रेडियस बढ़ते जा रहा है तो बजाय इसको फैलने के ये और सिकुड़ रहा है। जैसे मान लो अगर एक में इतनी शेल है, इसका साइज इतना है, तो जब इसकी शेल भी बढ़ गई उसके बाद भी इसका साइज सेम ही रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा सर है? सारे ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, सारे एफ ब्लॉक के डी ब्लॉक भी इसी तरह बिहेवियर दे रहे हैं, ज्यादातर कंप्रेस हो जा रहे हैं, मतलब बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जा रहे हैं। और अगर तुम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ोगे, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना इसके अंदर, तो ये और अपने आप को कंप्रेस करेंगे, कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो नॉर्मल रहेंगे, साइज अच्छा रहेगा एटॉमिक रेडियस। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इनके बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ऐसे बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे ये अपने आप को सिकोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनका इंट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज से बढ़ता जाएगा। समझ में आया? ये कॉजेस क्या है? तो पहला कॉजेस एटॉमिक नंबर का बढ़ना। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मैंने खुद ही बोला हूँ अभी, एटॉमिक नंबर क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा, अगर दोनों बढ़ेंगे तो जारी बात है प्री पेनल्टी शेल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन भी उतने ही बढ़े, तो क्या हो गया, इनका अट्रैक्शन मजबूत हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, पॉजिटिव की और निगेटिव की, तो जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? अब एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसका अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ? अरे 4s में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एकदम खुश हो गया, अरे बाप रे, सारे बच्चे इधर ही को पे ध्यान दे दो, बाकी बच्चों को इग्नोर मारो, बरोबर। तो इसी वजह से उसका अट्रैक्शन पूरा वहां पे चला गया। थर्ड थर्ड है शील्डिंग। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बोलते कि हर एक इलेक्ट्रॉन जब आसपास रहते हैं ना तो उसके सर्कल पर एक दीवार बनती है, हर एक दीवार अट्रैक्शन को रोकने का काम करती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो दीवारों की मजबूती बढ़ती है, बिल्कुल वाईफाई सिस्टम की तरह काम करते हैं। एक दीवार है तो वाईफाई सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा, पर दीवार जब बढ़ने लग जाती है ना, घर के रूम के और बाहर जाओ तो तुम्हारा वाईफाई सही से काम नहीं करेगा, तुमको सिग्नल आएगा पर बहुत वीक आएगा। तो ये क्यों हो रहा है? दीवारों की वजह से हो रहा है, कमजोर हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से बोलते हैं हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक दीवार खड़ी करते हैं, जिसके जैसे आगे न्यूक्लियस आगे वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। पर यहाँ पर वो गेम हो ही नहीं रहा है, वहाँ यहाँ पर ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि हम यूएस का टेलीकास्ट देख रहे हैं और रहते हैं हम इंडिया में, फिर भी टेलीकास्ट इतना अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस ने अपने को प्रेफरेंस दे दिया कि इस कंट्री वालों को मेरे को सहूलत ज्यादा देनी है। तो इसने क्या किया, यूएस वाले ने सारी शील्डिंग इफेक्ट को हटाते हुए आगे बढ़ा और इंडिया को वो सहूलत फराम की। तो सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए ना थर्ड लास्ट शेल में, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, सारी दीवार को तोड़ते हुए अपने पावर को बढ़ा दिया ताकि उस इलेक्ट्रॉन को ले सके जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी। अरे यहाँ मुनाफा हो रहा है, अमेरिका को भी मुनाफा होगा इंडिया से, तो वो क्या करेगा, सात समंदर के बावजूद भी अपनी सहूलत अच्छी देगा कि नहीं, सर्विस देगा कि नहीं, दे भी रहा है, करेक्ट ना। तो ये सर्विस अच्छी कैसे दे पा रहा है, इसको पता है यहाँ मुनाफा है। तो सेम न्यूक्लियस के साथ भी वही हो रहा है, एफ में मुनाफा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अरे घसीटो, तो उस चक्कर में घसीटने में वो सारी दीवार इतना स्ट्रॉन्ग पावर देगा कि इतनी सारी वॉल को कोई असर ही नहीं पड़ेगा और उसको घसीटेगा अपनी तरफ। घसीटने में क्या होगा, जो शेल इतना बड़ा था वो बन के इतना छोटा हो जाएगा कि वो एक घसीट लिया है ना उसको। बाकी जो एलिमेंट्स है वो ऐसे हाँ, इफेक्ट नहीं देते ना, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को देख ले तो नहीं, एस और पी से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, उनमें से क्योंकि सब एस बढ़ते और रहते पी हैं में ना। शेल बढ़ते हैं, बरोबर, हाँ बार शेल बार बढ़ते शेल रेडियस बढ़ते, भी इसमें बढ़ते शेल नहीं रहते बढ़ते, इसमें शेल फिक्स होते हैं, बस उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। कि हम लोग पीरियड को नहीं छोड़ रहे ना, हमने एक ही पीरियड में पीरियड को हाँ नहीं छोड़ रहे हैं,
और ग्रुप में हम पीरियड को छोड़ देते, शेल पे बढ़ते हैं। तो कैसा Shell होता, बढ़ते, ग्रुप right. में ऊपर नीचे जाते हैं तो वो जो पीरियड नंबर वो शेल को बताते हैं। इसमें एक ही शेल है पर उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंप्रेस होते जा रहा है, बजाय फैलने के तो पड़ना शुरू हो जा रहा है। समझ में आया? हाँ सर। तो कोई डाउट है? अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या फैक्टर्स है कॉन्ट्रैक्शन के। तो सबसे पहला कंडीशन है वो बोल रहा है डिक्रीज इन बेसिसिटी। डिक्रीज इन बेसिसिटी का मतलब क्या है, तो वो देखते हैं। ऐसे में बेसिक नेचर, जैसे मेकिंग हाइड्रोक्साइड, जैसे अगर मैं इस तरह के एलिमेंट को पानी में डाल दूं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, इनको बेसिसिटी नेचर बोलते हैं। और ये बेसिसिटी नेचर ये लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि मेटल के अंदर होते हैं आयन। अगर कोई भी चीज के अंदर आयंस है पर इतने नहीं है, ठीक है, बोल सकते हो कि है, ये आयन कैरेक्टर की वजह से इनमें बेसिक कैरेक्टर्स आता है। चलो पढ़ते हैं। ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो लेंथेनाइट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। साइज ऑफ लेंथेनाइट एटम बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, एटम का साइज घट जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। साइज ऑफ कटाइन, अब जाहिर बात है अगर एटम छोटा हो रहा है तो इसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है, कटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, वो कम हो जाएंगे। इनकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगा। पोलराइजेबिलिटी मतलब इसके बारे में फाजान रोल में पढ़े थे। पोलराइजेबिलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बताता है। ठीक है, पोलर मतलब दो पोल, है ना। यहाँ पे सेल्फ पोल की बात कर रहा है, अगर एटम के बेस पे बात करें तो पॉजिटिव न्यूक्लियस का नेगेटिव अट्रैक्शन उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने बोला ना अभी, ये सिकुड़ क्यों हो रहा है, सिकुड़ने की वजह ये है कि सेंट्रल का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ गया है। इस अट्रैक्शन में बढ़ने की वजह से इनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई है ना। अभी कैसा बिहेवियर देंगे, ऐसे मेटल कोवेलेंट कैरेक्टर का बिहेवियर देंगे, क्योंकि चार्ज का अट्रैक्शन इतना मजबूत है कि आयंस के बेस पर तुम कोई रिएक्शन कर ही नहीं सकते। तो ये लोग क्या बोलेंगे, अरे आयंस के बेस में मत करो, तुम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे करते तो हम चलेगा, क्योंकि लास्ट में जो 6s2 बैठा है ना, वो फ्री बैठा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, तो उसके इलेक्ट्रॉन छीन लो और मस्त कोवेलेंट कैरेक्टर बिहेवियर दो। समझ में आया? तो ये बजाय आयन के, आयन का बिहेवियर कम देते हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा देते हैं। ये एकदम उल्टा बिहेवियर देते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ये कोवेलेंट कैरेक्टर भी दे रहे हैं। मतलब देखो ना, ये ऑलराउंडर, आयोनिक तो देंगे थोड़ा थोड़ा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी देंगे। इसी वजह से इनसे बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, एक बड़ा सा चेन वाला कंपाउंड बनता है। आया समझ में आया होगा पहला केस। तो इसके अंदर बेसिसिटी बढ़ जाती है और आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। यानी ये चार्ज के बेस पे, जैसे सोडियम क्लोराइड कैसे बनाता है कंपाउंड, ये चार्ज बेस पे बनाते हैं। ये चार्ज बेस पे बनाएंगे पर इतना नहीं बनाएंगे जितना कोवेलेंट कैरेक्टर के बेस पे बनाएंगे, क्योंकि इनकी आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। आपस में एटम इतने मजबूती से जुड़े हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, कि ये लोग अपने आप को लूज ही नहीं करना चाहते। समझ में आया? सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आयोनिक रेडियस ऑफ पोस्ट लेंथेनाइट। आयोनिक रेडियस मतलब रेडियस। अब हम एटॉमिक रेडियस में चार्ज बेस्ड रेडियस की स्टडी करते हैं। तो एलिमेंट फॉलोइंग लेंथेनाइट इन 6 पीरियड, यहाँ पे लेंथेनाइट का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, जब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, 6 और 5 जो पीरियड है उनकी प्रॉपर्टी एक जैसे हो जा रही कॉन्ट्रैक्शन करने में। जो 5th पीरियड के एटॉमिक रेडियस का साइज देखूं और अगर मैं 6th पीरियड के एटॉमिक रेडियस का साइज देखूं तो एक जैसा हो गया। अब एक जैसा होने का रीजन क्या है, अरे ये खुद अपने आप को सुखाड़ के सेम इसके साइज का हो गया, है ना। एक्चुअली ये नॉर्मल साइज है 5th पीरियड के एलिमेंट्स का, इसने अपने आप को सुखाड़ के उनकी जैसी क्वालिटी ले ली। समझ में आया? देखो मोबाइल बहुत सब अलग अलग साइज से होते हैं, पर आईफोन भी सेम साइज का होता है, रेडमी का भी साइज सेम होता है, क्वालिटी भी सेम होती है, पर आईफोन में ज्यादा अच्छे फीचर होते हैं बनिस्बत रेडमी से। पर साइज देखकर कोई बता सकता है कि दोनों में एक जैसी है? तो सेम यहाँ पर भी हो रहा है। 6th पीरियड के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, यानी इसके अंदर की क्वालिटी अलग है, पर उसने अपने आप को सुखाड़ के सेम टू सेम 5th पीरियड के जैसा एलिमेंट बनाती है। उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं जिसकी जितनी इसकी है, फिर भी वो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। और ये एक जैसे दिखने का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट ना? ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों है, आयोनिक रेडिया की वजह से आता है। आयोनिक रेडिया मतलब इनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, इनकी वजह से ये अट्रैक्शन आया है इनके अंदर। तो जाहिर बात है अगर एटॉमिक साइज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो उनमें भी सेम बिहेवियर मिलेगा काफी हद तक कुछ कुछ चीजों में। करेक्ट? अब आते हैं एलिमेंट फॉलोइंग लेंथेनाइट 6th पीरियड एंड 3rd ट्रांजिशन 5th सीरीज नोन एज पोस्ट लेंथेनाइट। देखो हर एक सीरीज के एक एक नाम होते हैं, जैसे 5th डी सीरीज जो 3rd ट्रांजिशन सीरीज होती है उसको पोस्ट लेंथेनाइट भी बोलते हैं। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन 6th पीरियड इज सिमिलर टू 5th पीरियड। यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 6th पीरियड और 5th पीरियड में कंपैरिजन ही नहीं पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों सेम टू सेम। अंडरस्टूड? कोई डाउट है यहाँ पे? अब तो एक वर्ड आया इसी के अंदर,
केमिकल ट्विंस, ये एग्जाम में बहुत बार इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार इंडिविजुअल भी पूछा है। और जो अपना बानेगर की बात करो, हमारे कॉलेज में जो मिस है ना वो बहुत पूछती है इसको। ठीक है, क्या होता है केमिकल ट्विन? अ पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियस। अब देखो यहाँ पर ऊपर के केस को ही नीचे कंटिन्यू कर रहा है, जो कि टुकड़ाव की वजह से 5th पीरियड और 6th पीरियड में कोई फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में मैं बोलूंगा हो सकता है इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसे हो जाए, हो सकता है, नॉट नेसेसरी। तो ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसे एलिमेंट को के पैर्स को मैं केमिकल ट्विन्स बोलूंगा। ऐसे एलिमेंट जो पैर बनाने पे इनकी प्रॉपर्टी एक जैसे जाए अगर इनका एटॉमिक रेडियस सेम है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जिरकोनियम और होफनियम का उसने एटॉमिक रेडियस निकाला, जो कि कितना आया 14.5 पिकोमीटर आया। जब उसने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी की तो वो ताज्जुब में आ गया कि इनके साइज की वजह से उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो भी सेम निकली। तो उसने क्या किया, उस साइंटिस्ट ने एक नाम दे दिया केमिकल ट्विन, और उसके बेस पर उसने एक सीरीज बनाई जिसमें जिरकोनियम, हफनियम, नियोबियडियम, टेलोरियम, इसमें ये सारे वही एलिमेंट लिया जो अपने अपना डी ब्लॉक में है और एक एफ ब्लॉक में। उसने क्या देखा कि इसका एटॉमिक रेडियस 145 है और हफनियम का 144 है। तुम लोग बता सकते हो दोनों के एटॉमिक रेडियस में कितने का फर्क है आदिल? 145 और 144, एक का फर्क है, बरोबर। उसके बावजूद भी साइंटिस्ट ने क्या बोला, अरे एक से क्या होता है, अरे एक छोटी चीज है, बरोबर ना? करेक्ट, फुलसम, साइमा, फरहान। तो उसने क्या बोला, अरे चलेगा ये बराबर है। उसने बोला कंसिडर करो बराबर, अरे एक नंबर से क्या होता है। पर नियोबिडाइमियम और टेलोरियम पे ध्यान दे तो दोनों का 134 पिकोमीटर है, यानी दोनों का एटॉमिक रेडियस सेम, तो ये केमिकल ट्विन्स वाली प्रॉपर्टी देंगे। समझ में आया? इसी तरह से उसने और भी एग्जांपल दिया जो तुम लोग गो थ्रू कर सकते हो, मैं नहीं बोलूंगा, एक दो ही लिखोगे ना एग्जाम में काफी रहता। ओके, तो यहाँ पे कोई डाउट है केमिकल ट्विन्स में? आई होप लेंथर कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट समझा होगा। ये सिर्फ साइज डिक्रीज वो प्रॉपर्टी का बता रहा है, क्यों ये सिकुड़ जाता है, क्या रीजन है सिकुड़ने का, एक एटम का इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर वो बड़ा होने की वजह सिकुड़ क्यों रहा है, वो रीजन बताया। कोई डाउट है यहाँ तक? आदिल, फरहान, सईद, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, तो अभी देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आदिल, नाम है मिश मेटल। मिश मेटल का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का पायरोफोरिक अलॉय है। पायरोफोरिक का मतलब क्या होता है? ऐसा अलॉय जो स्टील स्ट्रक या स्क्रैच से बना। अब ये कैसे बनता है स्क्रैच से? तो ये स्टील स्ट्रक या स्क्रैच को टकराने पर, मतलब कोई तुम्हारे पास स्टील है उसको कहीं टकराओ तो उसमें से क्या निकलेगा? स्पार्किंग निकलेगी कि नहीं? बहुत सारी। तो इस स्पार्किंग को जो निकलती है इसको ही पायरोफोरिक अलॉय बोलते हैं। ऐसा कोई भी टाइप का मेटल जिसको स्क्रैच करने पर, रगड़ने पर उसमें से क्या निकलनी चाहिए? स्पार्किंग। तो यहाँ पे स्पेशली स्टील को लिया, स्टील को कंसिडरेशन करके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो what it is a pyrophoric alloy of lanthanoid consisting of lanthanum and iron and traces of sulfur, carbon, calcium and aluminum। बोला ऐसा कोई एलिमेंट जिसको रगड़ने पे उसमें से चिंगारी निकले और वो एलिमेंट के अंदर लैंथेनम हो, आयरन हो और कुछ स्मॉल अमाउंट में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम प्रेजेंट हो, ऐसे मेटल को हम मिश मेटल बोलते हैं। यानी मिश मेटल एक तरह का अलॉय है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मेटल मिक्स है। समझ में आया मिश मेटल? कोई को डाउट? इसलिए इस मिश मेटल का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में लाइटर देखा है क्या गैस जलाने के लिए? या जो बच्चे सिगरेट पीते हैं, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वक्त से पहले, तो वो सिगरेट का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो सिगरेट में जो लाइटर होता है वो लाइटर ऐसा करना खच खच करते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है। तो तुम लोग बता सकते हो वो चिंगारी क्यों निकलती है, क्या रहता है उसमें? ज्यादातर लोगों को क्या लगता है? हाँ फरहान, साइमा, सबको ये लगता है पत्थर होते हैं, रगड़ते हैं, है ना? एक्चुअली इसमें पत्थर रहता ही नहीं, उसमें क्या रहता है? मिश मेटल होता है। ये मिश मेटल का इस्तेमाल हम लोग बुलेट में भी करते हैं। जब बुलेट को जोर से मारा जाता है ना, गन, बंदूक को, तो जोर से मारने पर उस बुलेट पे ना वो स्क्रैच डालता है, उस स्क्रैच से इतनी ज्यादा स्पार्किंग निकलती है। और वो जो बुलेट होता है ना, वो बुलेट एक्चुअली एकदम रॉकेट की तरह जाता है, आगे बढ़ता है। अगर तुम स्लो मोशन में देखोगे ना, किसी पिक्चर में अच्छे से दिखाया है एकदम रॉकेट कैसे आगे बढ़ती है एकदम स्पीड में, बिल्कुल हमारा जो बुलेट होता है ना, बंदूक की गोली, वैसे ही आगे बढ़ती है। सोचो कितना बड़ा डैमेज करे। और जैसे ही इंसान से वो टकराती है वो ब्लास्ट हो जाती है बंदूक की गोली, तो उसके अंदर जो भी चीज पड़ी रहती है ना, छोटे छोटे छर्रे और कुछ भी टॉक्सिक डाला है, वो पूरा बॉडी के अंदर जाकर फैल जाता है। आई होप समझ में आएगा क्यों कितनी डेंजरस होती है बुलेट, बुलेट से लगने वाला।
अब तुमने लाइटर गैस देखा, उसमें भी जो स्पार्किंग आती है वो मिक्स मेटल की ही होती है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट मिक्स मेटल क्या है? कुलसुम का, इस नहीं फरहान, साहिबा, आदिल, नहीं नहीं सर। क्लियर है ना? नहीं सर। तो इसलिए अभी बुलेट से बच के रहना। बुलेट काफी डेंजर होती है क्योंकि ये फैल जाती है जैसे अपनी बॉडी पे टकराती है। अब आते हैं नेक्स्ट सीरीज में एफ ब्लॉक की, जिसको क्या बोलते हैं, एक्टोनाइट सीरीज भी बोलते हैं। तो एक्टोनाइट सीरीज को इतना ध्यान नहीं देना है। एक्टोनाइट में पढ़ना है हम लोग को, क्या नहीं पढ़ना है, इसका जो पीरियोडिक टेबल है उस पर ज्यादा गौर मत करना। सबके अंदर जो पहला टेबल होगा ना, ये जो पहला टेबल मैंने कराया यही इंपॉर्टेंट है। 3D के अंदर भी शायद याद है, डी ब्लॉक के अंदर मैंने कौन सा टेबल करवाया था? पहला वाला टेबल कराया था। फिर मैंने बोला था कि बाकी टेबल भी है, पर बाकी टेबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये जो पहला टेबल है ना, फर्स्ट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का फर्स्ट टेबल से पढ़ लेना अच्छे से। बाकी टेबल नहीं भी पढ़े ना चलेगा। समझ गए? फरहान का स्कूल तुम पढ़ लेना फरहान, ठीक है? बाकी लोग के लिए मैं वो बता रहा हूँ कि मत पढ़ो, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो एक्स्ट्रा तो मत पढ़ो उसको, चलेगा। अब यहाँ पर अच्छा एक्टोनाइट सीरीज पे आ गए। अच्छा एक और चीज बोलना था, जैसे 40 मिनट हो जाएगा तुम लोग को 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसमें वापस से लेक्चर ज्वाइन करना रहेगा, ठीक है? फरहान का स्कूल तुम साइमा, हाँ सर। उसके बाद सर लेंगे हाँ लेक्चर, सर। मोहसिन सर मैथ्स ले लेंगे, ठीक है? मैं फिर स्टॉप करके मेरा लेक्चर नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूंगा। चलो एक्टोनाइट ले लेते हैं, मेरा ब्लूटूथ की बैटरी काफ़ी कम है। और हाँ, तुम्हारे पेपर चेक नहीं हुए, मैं वो भी बता दूँ। पेपर चेक होने की वजह मेरे एक्चुअली मेरे को एक प्रॉब्लम हो गया है, मुझे आईज का प्रॉब्लम हो गया है। मैं एक्चुअली मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं इवन आई एम सरप्राइज के ये जो प्रॉब्लम हुआ है ना मुझे, ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं सिर्फ मोबाइल में काम की चीज़ें ही करते रहता हूँ, कभी नेट की बुक देखते रहता हूँ। तो बोलते हैं ना, जब हम काम का करते हैं ना तो हमारी आईज झेलती ही नहीं है। कोई जगह गेम वेम खेलेंगे ना तो सब हो जाता है, तुमने ऑब्जर्व किया होगा ना, गेम खेलेंगे तो आंखों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है,